चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं नितेश पाल फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगेन आपका स्वागत करता हूं। तो पीवाईक्यू चल रहा था हमारा, पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे थे। लगभग 2018 का फर्स्ट पेपर भी हमने कर लिया था। अब आज मैं लेकर के आया हूं 2018 का सेकंड पेपर। ठीक है, सिंपल, साधारण और क्लियर भाषा। थर्ड वर्ड मिल नहीं रहा था, ढूंढ के निकाला। बराबर है। चलिए 2018 का सेकंड पेपर चालू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपके सामने। ठीक है, एनडीए प्लस एनए एग्जामिनेशन 2018 पेपर नंबर 2। ठीक है, चलिए बढ़िया, जरा आगे पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा। आपको लग रहा है कि कुछ चीज लिखना चाहिए, कुछ चीजें एग्जाम में और रिपीट हो रही है बार बार, इतने पेपर हमने बना लिए हैं वीडियो, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो लिखने लायक है, जरूर पेन कॉपी लेकर के बैठिए। क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाइए, आंसर भी लगाते जाइए और काम की बातें जो फटाफट कॉपी में लिख लेना। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा एक्चुअल में यूपीएससी की साइट पे ये थोड़ा सा ब्लर है। मैं क्वेश्चन रीड करता रहूंगा, आप मेरी वॉइस पर भी ध्यान दीजिएगा। राइट है, तो आपको जैसे मान लीजिए हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ने में या देखने में प्रॉब्लम आए, बिकॉज बेटा ये साइड पे ही इस टाइप से है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, चूंकि क्वेश्चन जो है वो यूं बोल के चलिए, आपकी जैसे जो पहला क्वेश्चन है वो भी एसर्शन और रीजन से संबंधित ही है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या हमें दी जा रही है और उसके हिसाब से हम उत्तर लगाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है हमको कि भाई 6 टर्म जो है, आइटम जो है वो इस प्रकार से दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक, इनके बारे में ये कोड दे रखे हैं ए बी सी और डी। तो कब आंसर सी और कब आंसर डी लगाना है वो अपने को समझना है यहाँ पर। पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे व्हेन बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ध्यान रखिए, यदि दोनों, पहला और दूसरा, यदि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं और दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो पहले वाले सेंटेंस की करेक्ट या सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए उत्तर लगाना है। यदि दोनों आंसर अपने आप में, दोनों लाइनें, दोनों सेंटेंस यदि करेक्ट हैं, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यदि नहीं देता है, तो हम बी वाला ऑप्शन लगाएंगे। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। यदि पहला सही है और दूसरा सेंटेंस गलत लग रहा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम। राइट है। और अगर स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, भाई पहला वाला सेंटेंस यदि गलत है और दूसरा वाला सेंटेंस यदि सही होगा, तो हम डी ऑप्शन लगाएंगे। ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि शुरुआत के 2 या 3 क्वेश्चन 2018 में कुछ इस प्रकार से ही पूछे हुए हैं। पहला और दूसरा सेंटेंस दे रखा है, उसके हिसाब से उत्तर लगाना है। दोनों सही है, सेकंड वाला पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए लगाएंगे। दोनों सही है, दूसरा वाला पहले वाले का सही व्याख्या नहीं करता है, बी लगाएंगे। पहला सही है, दूसरा गलत है, सी लगाएंगे। पहला गलत है, दूसरा सही है, डी लगाएंगे। चलिए आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन सुनिए। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है भाई, पहला वाला स्टेटमेंट, पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ये बोल रहा है किसी ध्वनि तरंग का तारत्व जो है वो उसकी आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। याद करो, मैंने लास्ट पेपरों में आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, पिच का, एक मिनट रुकिए जरा, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिच का, तारत्व का, ठीक, तारत्व का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से होता है, आवृत्ति से होता है। आई क्या बात समझ में। और लाउडनेस का, ठीक, और लाउडनेस का, प्रबलता का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, एम्पलीट्यूड से होता है। याद रखिए, सीधा सीधा संबंध किससे होता है, एम्पलीट्यूड से। सीधा सीधा संबंध किससे होता है, आयाम से। ठीक है, तो पिच का सीधा संबंध फ्रीक्वेंसी से है, लाउडनेस का सीधा संबंध एम्पलीट्यूड से है, तारत्व का सीधा संबंध आवृत्ति से है, और लाउडनेस या प्रबलता का सीधा संबंध किससे है, आयाम से है। तो पहला बोल रहा है द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। भाई पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। भाई दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। प्रबलता जो है, लाउडनेस जो है, वो किस पर निर्भर कर रही है, आयाम पर निर्भर करती है। देखिए स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट से, या दूसरा वाला सेंटेंस जो है वो पहले वाले सेंटेंस की करेक्टनेस की कोई भी व्याख्या नहीं करता है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि यदि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, लेकिन दूसरा वाला यदि पहले वाले की करेक्ट व्याख्या यदि नहीं कर रहा है, तो हम उत्तर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। राइट है, तो बेटा ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला पहले वाले का कोई भी रीजन जो है वो हमें नहीं बता रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी। ठीक, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट के हिसाब से जाना पड़ेगा। क्लियर है, तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा। राइट है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं।
बहुत अच्छी बात है। 52 वाला क्वेश्चन जो है वो भी किससे संबंधित है? साउंड से संबंधित है, ध्वनि तरंग से संबंधित। आओ सुनते हैं क्या बोल रहा है। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ये बोल रहा है ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में संचरण नहीं करती है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिए, ध्वनि तरंग जो है, साउंड वेव जो है, बेसिकली ये जो है वो मैकेनिकल वेव्स होती है, यांत्रिक तरंगे होती हैं। और यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए, संचरित होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मटेरियल मीडियम की। तो पहला वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है कि साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ध्वनि तरंग जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती। पहला वाला करेक्ट है, राइट है। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है साउंड वेव आर इलास्टिक वेव। ध्यान रखिए, कैसी तरंगे हैं ये प्रत्यास्थ तरंगे हैं। साउंड वेव कैसी तरंगे हैं? इलास्टिक वेव है। एंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट। अभी मैंने आपको बताया था कि साउंड वेव को जो है प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, मोशन करने के लिए बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। तो ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। और आप, मैंने बोला अभी तो आपने सुना होगा कि सेकंड वाला जो है वो पहले वाले का करेक्ट रीजन दे रहा है। क्यों वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर रही है? वैक्यूम में मटेरियल मीडियम या पार्टिकल्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं। साउंड वेव को यदि प्रोपोगेट करना है तो किसकी आवश्यकता है? मटेरियल मीडियम की, पार्टिकल्स की आवश्यकता है। अब चूंकि वैक्यूम में पार्टिकल होते ही नहीं है, तो जहां पार्टिकल नहीं होंगे वहां साउंड वेव ट्रेवल नहीं करेगी। तो सेकंड वाला फर्स्ट का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राइट है। चलिए 52 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। ध्वनि तरंग नाम के चैप्टर का वेव से संबंधित तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, सुनिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? बेटा ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, राइट है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं। याद रखिए, अल्ट्रासोनिक वेव बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अल्ट्रासोनिक वेव बोल रहा है या अल्ट्रासाउंड बोल रहा है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स होती है। कितनी होती है? ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव की, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति 20,000 हर्ट्स से अधिक होती है, राइट है। लेस देन 20 हर्ट्स गलत जवाब है। 20 हर्ट्स से 2 किलो हर्ट्स के बीच में बिल्कुल गलत है। बिटवीन 2 किलो हर्ट्स एंड 20 किलो हर्ट्स बिल्कुल गलत है, राइट है। ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स। याद रखिए, आंसर हमें एक्यूरेट चाहिए। क्या चाहिए? एक्यूरेट। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति क्या होगी? 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स, एक ही बात है। हाँ, ध्यान रखना, डोंट बी कंफ्यूज्ड। 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन आए, किसी प्रकार का डाउट आए, जरूर बताइएगा, क्लियर करेंगे, राइट है। चलिए 67 के बाद अगला क्वेश्चन आ रहे हैं 68 पर। किस पर आ रहे हैं? 68 पर। ध्यान से सुनिए, ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, एक धारावाही चालक है जिसके अक्ष से किसी बिंदु पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इनमें से किस पर निर्भर करेगा? देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि बेसिकली एनडीए में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी टॉपिक से संबंधित दो चीजों पे हमेशा काम करना चाहिए। सबसे पहला तो हम उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हमें याद होना चाहिए। दूसरा जो है, हमें उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, एक धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अक्ष से आप जितनी भी दूरी पर, ये रहा धारावाही चालक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई, और मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस से कुछ डिस्टेंस पर वी हैव अ पॉइंट, हमारे पास एक बिंदु है जिसकी दूरी यदि आप लेना चाहें आर ले लीजिए। अब इसमें फ्लो होने वाले करंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किन चीजों पर निर्भर करेगी। जैसे ही आपको पता पड़े किसकी बात कर रहा है, सबसे पहला काम यह करें कि उसका फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय आर। चेक करिए, चुंबकीय क्षेत्र निर्भर कर रहा है किस पर? विद्युत धारा आई पर। ठीक है भाई, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा। बी जो है वो सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है किस पर? देखिए, बी प्रोपोर्शनल है किसके? आई के। बी प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। चेक करिए, तो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा पे निर्भर कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उस बिंदु के डिस्टेंस पे निर्भर कर रहा है। ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड अपॉन द करंट इन द वायर, बिल्कुल सही है, करंट पर डिपेंड करेगा। डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द वायर, ध्यान रखिए पूरे फॉर्मूले में कहीं भी त्रिज्या नहीं आ रही है, रेडियस नहीं आ रहा है। ये जो आर आप देख रहे हैं इट्स अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, इट इज नॉट अ रेडियस ऑफ द वायर, राइट, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, भाई साहब टेम्परेचर तो है ही नहीं रहा है फॉर्मूले में, तो ताप पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक। डी आंसर है नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही उत्तर हो जाएगा डिपेंड अपॉन द करंट इन द वायर। बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला ध्यान रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, अपने आप आंसर आ जाए। सो 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद आते हैं 70, राइट है। क्या बोल रहा है सुनिए ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर? एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर, प्यारे बच्चों एंगस्ट्रॉम के और नैनोमीटर के बीच में इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो बड़ी अच्छी तरह से मैंने क्लास में आपको क्लियर करी है, सारी की सारी यूनिट, डिस्टेंसेस की यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, पिकोमीटर है, एक्सरे यूनिट है, फर्मी और फेम्टोमीटर है। तो अगर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में रिलेशन निकालना है तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये ध्यान रखिए आप, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। याद करने का तरीका बताया था मैंने, ध्यान रखिए। n फॉर नैनो, n फॉर 9, n फॉर नैनो, n फॉर 9, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। बच्चों एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, बराबर है। रिलेशन चाहिए, ऑप्शन पर आइए। पहला ऑप्शन है 1 नैनोमीटर बराबर से 10 की पावर माइनस 1 एंगस्ट्रॉम होगा, बिल्कुल गलत है। चेक करिए, चेक करिए। 1 नैनोमीटर में पहला ऑप्शन बोल रहा है 1, यहीं कहीं कर देता हूं मैं सॉल्व, इधर देख लीजिए आप, यहां कर देते हैं। चलो, बोल रहा है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 नैनोमीटर मतलब माइनस 9 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 दे रखा है, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10। भैया माइनस 1 और माइनस 10 तो कितना हो गया? माइनस 11, बराबर है। तो माइनस 9 माइनस 11 के बराबर कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन गलत, राइट। भाई LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए ना, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, ठीक है। चलिए दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू, सॉरी 1 नैनोमीटर बराबर से 10 एंगस्ट्रॉम। आओ देख लेते हैं। तो 1 नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9, फिर 10 लिखा हुआ, ये लिखा है 10, फिर लिखा हुआ एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर, राइट है। एक जीरो यहां से हटेगा तो ये 10 की जगह यहाँ क्या बचेगा? माइनस 9। अरे देखो आप, माइनस 9 और माइनस 9 LHS बराबर से क्या आ गया? RHS। तो प्यारे बच्चों 1 नैनोमीटर बेसिकली किसके बराबर होता है? इट विल बी इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। किसके बराबर होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। सो द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बच्चों बी वाला उत्तर जो है वो पूरी तरह से सही हो जाएगा, ठीक। चेक करिए, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। 70 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए जरा। अरे भाई क्या पूछ लिया? अरे ये तो तीसरी बार रिपीट हो रहा है। एलईडी का फुल फॉर्म पूछ लिया है अपने से। एलईडी के फुल फॉर्म में ज्यादा समय देने की जरूरत है क्या? ये तो याद कर लिया होगा आपने। एलईडी, भाई साहब एल का मतलब क्या होता है? लाइट, ई का मतलब क्या? इमिटिंग, और डी का मतलब क्या? डायोड। तो एलईडी हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, क्लियर। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड पहला ऑप्शन करेक्ट। बाकी जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बिना टाइम वेस्ट करें। 71 के बाद आते हैं 72, राइट है। सुनिए ध्यान से, ठीक। क्या बोल रहा है बच्चों ये? इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, ठीक। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग क्या कर रहा है? यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, विभवांतर को काय से डिनोट करते हैं? V से। 1 किलोवोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, डाटा लिख लिया। किलो को कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा? 1 किलो में 1000, ये हो गया वोल्ट, ठीक है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन इतने विभवांतर से गुजरता है। देन द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, तो वो पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो है वो कुल कितनी ऊर्जा अर्जित की जाएगी। अब देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार सिर्फ एक सिंगल क्वांटिटी ही तो दे रखी, पोटेंशियली तो दे रखा है, तो एनर्जी फाइंड करना है तो एनर्जी का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें पोटेंशियल आता हो? तो मैं आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप,
आपको दो डाटा क्लियर कर रहा है क्वेश्चन। एक तो आपको पोटेंशियल के बारे में तो बता ही रहा है, साथ ही साथ आपको वो चार्जेस के बारे में भी बता, किसके बारे में बता रहा है, चार्ज के बारे में। देखिए यहाँ चार्ज के रूप में किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की, राइट है। मतलब यहाँ पर यदि आवेश का मान चाहिए आपको तो चार्जेस के रूप में बेसिकली किसकी बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। बोले राइट है क्या। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल और चार्ज दोनों आता हो। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, आपने एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट पढ़ी होगी जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट कहां से निकल करके आई है, तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज। बोलो होता है कि नहीं होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेशों को ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल। तो उस फॉर्मूले या डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। और W बराबर से क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, Q इंटू वी लिख सकते हैं। क्यों भाई, वर्क एक प्रकार की ऊर्जा हो सकती है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो अगर V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू है तो W बराबर से Q इंटू वी हो जाएगा, और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा बोल दीजिए, राइट है। बस फटाक से अटैक करिए, आंसर आ जाएगा। चार्ज की जगह पे क्या, इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 10 की पावर माइनस 19। पोटेंशियल कितना बोला है भैया, 1000 वोल्ट। करिए सॉल्व, 1 2 3, राइट है। काय में आ जाएगी एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है। चलिए 3 जीरो यहाँ से हटाते हैं, माइनस 19 से 3 जीरो कम हो जाएंगे, राइट है। तो एनर्जी क्या निकल करके आ गई, 1.6 10 की पावर माइनस 16 जूल। कितनी आ गई है, माइनस 16 जूल। चेक करिए, राइट है। तो एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है, और Q इंटू वी जो है वो उसका फॉर्मूला होता है, राइट है। सो द फाइनल आंसर विल बी बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी। दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 16 जूल हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 72, ठीक है। चलिए और स्पीड से आगे बढ़ते हैं, अटैकिंग मोड पर है, और आगे बढ़ते हैं। सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी से जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि सर्किट तो आते ही नहीं है, भाई क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज चेक कर लीजिए, राइट है। तो सर्किट पे भी नजर बना करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। आओ सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। भाई यदि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो चेक कर लीजिए। बच्चों ये वाला पॉइंट कौन सा है, ए है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी है। एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है, कुछ इस प्रकार से, राइट है। ऊपर वाला आर, नीचे वाला भी आर। फिर ये लाइन यहां से आई है, एक रेजिस्टेंस यहां लगा रखा है, ये हो गया आर। फिर एक लाइन यहां से आई है, एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, ठीक। ये देखो मैंने पूरा चित्र बना दिया है, ये हो गया आर और ये वायर हो गया, ठीक। बढ़िया चित्रकारी करता हूं मैं, देख लीजिए, राइट। तो ए से लेकर बी तक कुछ इस प्रकार से सर्किट बना रखा है। ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट। भाई साहब ए तथा बी के बीच का टोटल या परिणामी प्रतिरोध का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं होता है, रेजिस्टेंस वाले सर्किट में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, राइट है। और उसको देख करके सॉल्व करें, और हमेशा सर्किट को कोशिश करिए आप सिंप्लीफाई करना ना भूलें। जैसे कि कहां से स्टार्ट करें, एक काम करते हैं यहां से चालू करते हैं। देखिए ये आर और आर के दो रेजिस्टेंस काय में है, पैरेलल में, दोनों समांतर क्रम में है। बेटा इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो आर आर के यदि दो पैरेलल में है तो आंसर आ जाएगा आर बाय 2। क्या हो जाएगा आंसर, आर बाय 2, ठीक है। चलिए मार्कर चेंज करते हैं। तो इन दोनों को मैंने सॉल्व किया और इनका आ गया कितना, आर बाय 2, ठीक। तो आर आर के दो थे, सॉल्व करने पर आर बाय 2 का एक हो गया, ठीक। सिंप्लीफाई कर दिया। फिर ये आगे इस आर वाले के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये बना दिया मैंने आर। बोलिए क्लियर है क्या। फिर ये दोनों नीचे जो है वो इस आर वाले के साथ काय में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। नाउ दिस पॉइंट इज ए, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सॉल्व करिए। बेटा आर बाय 2 और आर दोनों आपस में काय में है, सीरीज में है। तो आर बाय 2 प्लस आर कितना हो जाएगा, 3r बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3r बाय 2। तो इन दोनों को भी लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया 3r बाय 2। फिर नीचे लगा हुआ है एक r, चेक करिए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, 3r बाय 2, ये हो गया, बोलो बन जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों अब दोनों आपस में काय में है, पैरेलल में। लगाओ पैरेलल में फॉर्मूला। भाई साहब इसको r1 बराबर से ये ले लो, और इसको r2 बराबर से r ले लो, और दोनों यदि पैरेलल में है फॉर्मूला लगा दीजिए, r बराबर से r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। वैल्यू इक्वेट करिए, आंसर आ जाएगा। बच्चों r1 कितना है, 3r बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय r2 कितना है, r।
डिवाइडेड बाय R1 कितना है 3R/2 प्लस कितना है R। ठीक है प्यारे बच्चों, जब आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा कितना 3/5 R। क्या आ जाएगा आंसर 3/5 R। चेक कर लीजिए, ठीक, सर्किट को सिंप्लीफाई करना ना भूलें। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्या हो जाएगा 3/5 R। सही जवाब क्या हो जाएगा 3/5 R, राइट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 88 के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, हीट से संबंधित है, ध्यान रखिए। देखो हमेशा ना एक पैटर्न बना करके रखिए, किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए। द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन। हम सभी को पता है कि परम शून्य तापमान जो है वो बेसिकली कितना होता है 0 केल्विन होता है। ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस यूनिट, ये बोल रहा है डिग्री सेल्सियस मात्रक में, भाई यदि परम शून्य जो है वो केल्विन के अंदर कितना है 0 केल्विन है, यदि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू केल्विन में कितनी है 0 केल्विन है, तो बोले डिग्री सेल्सियस में इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, कुछ बच्चों ने इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख रखी है कि परम शून्य का मतलब 0 केल्विन होगा और अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पूछी जाएगी तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। और यदि याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन पे जाइए। भाई साहब केल्विन में टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में क्या करना है फाइंड करना है। लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है रिलेशन C/5 इक्वल्स टू K - 273 डिवाइडेड बाय कितना है 5। सही लिखा है फॉर्मूला मैंने मेरे पुराने वीडियो में टेम्परेचर से संबंधित पूरे रिलेशन आपको बताए हैं, आप जरूर देखिएगा उनको, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो C में वैल्यू फाइंड करना और केल्विन में दे रखा है, कितना दे रखा है 0। चलो करो सॉल्व। सबसे पहले एक काम करो, ये 5 और 5 खटक रहा है, जरा खटक रहा है, इसको मार काट दो। तो 5 जो है 5 के साथ राम नाम सत्य हो गया है। तो C बराबर से क्या हो जाएगा C इक्वल्स टू K - 273। क्यों बच्चों, K की वैल्यू कितनी बोली है 0 केल्विन, तो K की जगह पे 0 लिख देते हैं, तो क्या बचेगा -273। चेक कर लीजिए C वाले ऑप्शन में। देखिए ये एक्चुअल में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है -273.15 डिग्री सेल्सियस, है ना, पर ठीक है, कैलकुलेट करने पर चूंकि फॉर्मूले में ये आता है तो आप उसके हिसाब से भी आंसर लगा सकते हैं। बराबर है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, परम शून्य आता है, एब्सोल्यूट जीरो आता है, दो चीजें ध्यान रखिए, केल्विन में होता है 0 केल्विन और डिग्री सेल्सियस में होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए और आगे बढ़ते हैं स्पीड से, और आगे बढ़ते हैं स्पीड से। बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के जितने भी लंबे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट दिए हुए हों, हर एक पॉइंट को बार बार अच्छी तरह से पढ़ करके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि नीचे जो आंसर दिए हुए हैं वो बड़े ही डेंजर होते हैं। 1 2 3 1 3 1 2 ओनली 3, इसलिए बिल्कुल क्लियर। और ऐसे क्वेश्चनों का आंसर लगाने के लिए कंप्लीट स्टडी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट स्टडी। आओ देखें क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट के बारे में, अल्ट्रावायलेट के बारे में और एक्सरे के बारे में, एक्स किरणों के बारे में, दृश्य तरंगों के बारे में और पराबैंगनी तरंगों के बारे में, इनमें से कौन कौन से जो है वो ऑप्शन या पॉइंट जो है वो सही है। आओ देखते हैं। देखो यार ये तीनों क्या है बेटा, मैं पॉइंट पढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, तीनों जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में आते हैं। तीनों जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग। आपने स्पेक्ट्रम देखा होगा, मैं लिख देता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं मार्कर चेंज कर लेता है, अगर मैं ईएम वेव्स पर जाता हूं, हिंदी वाले परेशान ना होइए, हिंदी में क्या है बच्चों, ये इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे पहले आता है गामा रे, ठीक, गामा के बाद आता है एक्स रे, एक्स के बाद आता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है विजिबल, ठीक, विजिबल के बाद आता है इंफ्रारेड रे, इंफ्रा के बाद आता है माइक्रो और माइक्रो के बाद आता है रेडियो। ठीक, हिंदी वाले फिकर नॉट, अगेन चेक करिए। ठीक, गामा रे ये बताने की जरूरत नहीं, हिंदी में इसको गामा तरंगे बोलते हैं, एक्स किरणें बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट को पराबैंगनी तरंगे बोलते हैं, विजिबल मतलब दृश्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा दृश्य तरंगे। इंफ्रारेड मतलब, इंफ्रारेड मतलब क्या, इंफ्रारेड को हिंदी में अभी मैं देख करके बता देता हूं आपको। इंफ्रारेड जो है, आई थिंक ये आप इसको इंफ्रारेड ही ध्यान रख लो, मुझे इसका हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये माइक्रो जो है वो सूक्ष्म तरंगे कहलाती है, राइट है, और रेडियो जो है वो रेडियो तरंगे कहलाती है। ठीक, देखो बच्चों मैं हमेशा आपको बताता हूं जब भी इसकी बात होती है, मैं हमेशा आपको ये क्लियर करता हूं कि प्यारे बच्चों इनका अपना एक सीक्वेंस है। क्या है, इनका अपना एक सीक्वेंस है। ये एनर्जी वाइज
वेवलेंथ वाइज और फ्रीक्वेंसी वाइज जो है वो हमने अरेंज कर रखी है। इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसकी होती है, गामा की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो भी किसकी होती है, गामा की। लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, भाई आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो जिनकी आवृत्ति अधिक होगी उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी, राइट है। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो रेडियो वेव की एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। भाई रेडियो तरंगों की एनर्जी या ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। यदि ऊर्जा कम है तो इनकी आवृत्ति भी क्या होगी, कम होगी, और आवृत्ति कम होने के कारण इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो ये चार्ट आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दृश्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य से क्या होती है, अधिक होती है। तो बेटा बिल्कुल सही है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ एक्सरे से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि ऊपर से नीचे वेवलेंथ बढ़ती है। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन इज हायर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फोटॉन्स। ये बोल रहे हैं एक्स किरणों की ऊर्जा पराबैंगनी तरंगों की ऊर्जा से क्या है, अधिक है। बच्चों बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया, आपके सामने है चार्ट। सेकंड वाला पॉइंट भी करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फोटोन इज लेस देन दैट ऑफ विजिबल लाइट फोटोन। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है। ये बोल रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट की जो ऊर्जा है वो विजिबल लाइट की ऊर्जा से क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी विजिबल की एनर्जी से क्या है, ज्यादा है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट क्या है, गलत है। तो तीन बिंदुओं में से सिर्फ कितने बिंदु सही आ रहे हैं, पहला और दूसरा बिंदु जो है वो सही आ रहा है, राइट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, दैट इज बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिए, चार्ट मैंने बना दिया, याद कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है, टाइम पीरियड से रिलेटेड है। आओ अटैक करते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ एल। एक सिंपल पेंडुलम है, एक सरल लोलक है जिसकी लंबाई कितनी है, एल है, एंड मास ऑफ द बॉब एम, ये दे रखा है एम, इज गिवन एस टी। बोले एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एम द्रव्यमान का एक लोलक लटका रखा है आपने, और उसके धागे की लंबाई कितनी है, एल है। तो बोले उसका टाइम पीरियड कितना है, टी है। चलिए सबसे पहले ध्यान रखो माय डियर चिल्ड्रन, ध्यान रखिए, टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी। देखिए टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ थ्रेड के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन पूरे फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास दिखाई नहीं देगा। भाई साहब ध्यान रखिए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कभी भी बॉब के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मास भले ही क्वेश्चन में दे रखा है, आपको सिंपल पेंडुलम में यदि मास से संबंधित कोई भी रिलेशन आता है तो इग्नोर कर देना है। क्या कर देना है, इग्नोर, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, राइट। सो इट विल ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द थ्रेड। ये सिर्फ धागे की ये सिर्फ धागे की लंबाई पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 4l। बोले अब क्या किया गया, अब बोले धागे की लंबाई को पहले के रिस्पेक्ट में 4 गुना कर दिया गया। कितने गुना कर दिया गया, 4 गुना, ठीक है। एंड मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज्ड बाय 2m। मैंने अभी आपको बोला था द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन को बोल दीजिए मास के साथ जो करना है वो करो, डबल कर दो, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, जितने गुना करना है कर दो। हम यहाँ से मास वाली लाइन पे लाल रंग से लाइन खींच देते हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका मतलब खाली लंबाई कितने से बढ़ाई गई है, 4 से, उसी की ओर ध्यान देंगे। तो बोले टाइम पीरियड इनमें से क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता, इसलिए लेंथ मास हटा दिया। चूंकि टी प्रोपोर्शनल टू एल है, दो समीकरण बना लीजिए, T1 बाय T2 बराबर से अंडर रूट्स ऑफ L1 बाय L2। ठीक है बेटा, पहले टाइम कितना था, T था, अब टाइम कितना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, पहले लंबाई कितनी थी, L, अब लंबाई कितनी है, 4 गुना हो गई, ये लो 4 है, करो सॉल्व, L से L कैंसिल आउट, 1 बाय 4, 4 का रूट कितना 2, तो T बाय कितना है 2 बराबर से कितना है 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, क्या आ रहा है उत्तर, T2 बराबर से क्या आ रहा है 2 इंटू टी। चेक कर लीजिए उत्तर आपके सामने। तो पहले के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड क्या हो गया है, डबल हो गया। क्या हो गया है, डबल, राइट। सो करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 91 के बाद आते हैं 92। देखिए मैं यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ आपको, एक ही बार में याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ये क्वेश्चन चेक करिए, ठीक, चेक करिए। ये बोल रहा है द कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन, वाटर हीटर, रूम हीटर वगैरह वगैरह, 3 insulated copper wire of 3 different color
रेड, ग्रीन, ब्लैक। देखो घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, आपने देखा होगा उसमें बेसिकली हम 3 अलग अलग कलर के वायर्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सभी को पता है, 10th का फिजिक्स आपने पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, किसी कारण से याद नहीं हो रहा, अभी करवा देते हैं आपको याद। भाई 3 अलग अलग कलर के वायर का यूज करते हैं, ग्रीन होता है, ब्लैक होता है और रेड होता है। क्या होता है, ग्रीन, रेड और ब्लैक। ठीक है, आओ देखें कौन सा लाइव है, कौन सा अर्थ है और कौन सा क्या है, बात करते हैं। ठीक, चलो पहले रेड ले लो, रेड, फिर क्या लेंगे, ग्रीन लेंगे, येलो ग्रीन। आपको दिखाई दे इसलिए मैं एक ही मार्कर का यूज करता हूं, ग्रीन। फिर क्या होगा, ब्लैक, फिर क्या होगा, ब्लैक। चलो याद करो मेरे साथ साथ, याद करो मेरे साथ साथ। देखो रेड का मतलब क्या होता है, डेंजर सिग्नल। क्या होता है रेड का मतलब, डेंजर सिग्नल। और डेंजर सिग्नल कहां पर लगाया जाता है, जहां पर भी खतरा हो, भी जहां पर क्या हो, खतरा हो। तो रेड सिग्नल डेंजर के लिए लगाया जाता है जहां पर जिंदगी का खतरा होता है। इसका मतलब लाल कलर जो है वो किससे संबंधित है, लाइफ से संबंधित है, जिंदगी से संबंधित है, लाइफ से संबंधित है। तो लाल कलर जो है वो तो किसके लिए होगा, इट इज फॉर लाइव वायर्स। किसके लिए होगा, लाइव वायर्स। लाल कलर डेंजर होता है, खतरा होता है, जिंदगी चली जाती है, इसको जोड़ना पड़ेगा आपको याद करने के लिए, राइट है। तो रेड के लिए क्या हो गया, लाइव हो गया। ठीक है, चलिए ग्रीन पर आते हैं। अरे ग्रीन क्या भैया, अर्थ प्लेनेट जो है वो कैसा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। अर्थ प्लेनेट जो है, पृथ्वी जो है वो हमें कैसी चाहिए, हरी भरी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक, हरियाली होनी चाहिए, राइट है। तो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है वो कैसी होना चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए। मतलब ग्रीन कलर किसके लिए होगा, अर्थिंग के लिए। ग्रीन कलर किसके लिए होगा, अर्थिंग के लिए। अरे कुछ याद रहेगा कि नहीं रहेगा इससे, बिल्कुल रहेगा ना। ठीक, अर्थ जो है वो हरी भरी होना चाहिए, ग्रीन कलर हो गया अर्थ का। ठीक, डेंजर सिग्नल लाइव के लिए होता है, ठीक, जान का खतरा होता है, जहाँ रेड सिग्नल होता है। तो रेड लाइव के लिए होगा, ग्रीन किसके लिए होगा, अर्थ के लिए। बचा कौन सा, ब्लैक। ब्लैक के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल के लिए क्या होगा, न्यूट्रल के लिए क्या होगा, ब्लैक होगा। चेक कर लेना। देखो ये भी याद नहीं होगा तो कुछ भी याद नहीं होगा, बता दिया मैंने। ठीक, ढूंढ लो अब आप। पहला ऑप्शन है रेड लाइव, बराबर है। ग्रीन न्यूट्रल गलत, रेड न्यूट्रल गलत। सी ऑप्शन है रेड लाइव, ठीक है। ग्रीन वाला ग्राउंड के लिए और ब्लैक वाला न्यूट्रल। देखो ये अर्थ को क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड बोल रहे हैं, है ना। तो रेड लाइव के लिए, सी में ग्रीन ग्राउंड के लिए और ब्लैक किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सी। ध्यान रख लीजिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 93, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक, चेक करिए। 93 में बच्चों एक ग्राफ दे रखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है बोर्ड पे क्लियर तो मैं बना देता हूं। दिस इज अ ग्राफ जिसमें वर्टिकल एक्सिस पे करंट दे रखा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पोटेंशियल है। और यहाँ पर 3 लाइनें जो है वो आपको खींच करके दी गई है। 3 लाइनें, पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। ठीक, यहां दे रखा है 1, यहां दे रखा है 3 और यहां दे रखा है 2। इस प्रकार से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं यदि R1, R2 and R3, if R1, R2, R3 are the resistance of these resistors, बोले ये 1, 3 और 2 जो है ये R1, R2 और R3 इन तीनों वायर्स का यदि क्या डिनोट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन वापस से पढ़ देता हूं मैं। द ग्राफ बिटवीन करंट I, विद्युत धारा I के तथा पोटेंशियल वोल्टेज विभव V के बीच में 3 अलग अलग प्रतिरोध 1, 2 और 3 के लिए I और V के बीच में इस प्रकार से ग्राफ जो है बना करके दिया हुआ है। ग्राफ को अच्छी तरह से देखिए, I वर्टिकल एक्सिस पर है और V जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, राइट है। यदि R1, R2, R3 आर द रेजिस्टेंस ऑफ दीज रजिस्टर, यदि R1, R2, R3 इन तीनों वायर के प्रतिरोधों को डिनोट कर रहा है तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइट है। चलो बच्चों ध्यान रखो क्या करना है, समझो। याद रखिए, यदि हम पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्या प्लॉट करते हैं, ग्राफ, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्राफ का स्लोप जो है वो तो कैसा जाना है, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन ही जाना है। एंड इट विल डिनोटेड द रेजिस्टेंस, और वो क्या डिनोट करता है, प्रतिरोध को ही डिनोट करता है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखिए कि अगर V वर्टिकल एक्सिस पे है और I हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, यदि विभव को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर तथा विद्युत धारा को क्षैतिज अक्ष पर लिया गया है, तो मान लीजिए कि ये आपका स्लोप जो है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। तो यहां पर इस प्रकार के ग्राफ के लिए R जो है वो टेन थीटा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या R जो है वो थीटा के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। स्लोप क्षैतिज अक्ष से जो भी कोण बनाता है उस स्लोप के बनने वाले कोण से प्रतिरोध क्या होता है, डायरेक्टली या अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन लेकिन अगर यहां पर ग्राफ उल्टा हो, कैसा उल्टा हो बच्चों, यदि वर्टिकल एक्सिस पे क्या लिया गया हो I और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले लिया है, पोटेंशियल V,
तो ग्राफ का स्लोप प्यारे बच्चों अभी भी कैसा जाएगा, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, तिरछी सीधी रेखा ही जाएगा। और ग्राफ का स्लोप अभी भी आपको क्या बताएगा, तो ग्राफ के स्लोप को तो अभी भी क्या बताना है, रेजिस्टेंस आर ही बताना है। लेकिन इस केस में अब आर जो है वो बराबर हो जाएगा 1/10 थीटा के। बड़े काम की चीज बता रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा, आर बराबर से 1/10 थीटा हो जाएगा। और जो प्रतिरोध पहले थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, वही प्रतिरोध अब थीटा के क्या हो गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। सर इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए बेटा, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए, अब जैसे आप ये वाले ग्राफ को और ये वाले ग्राफ की तुलना करिए, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है, देखिए जिस किसी भी स्लोप का कोण जितना ज्यादा बनेगा उस तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। आई बात समझ में। और जिस किसी भी स्लोप का कोण जितना कम बनेगा उसका प्रतिरोध जो है वो उतना ज्यादा कहलाएगा। जैसे इस चित्र में देखिए आई वर्टिकल एक्सिस पे है और वी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो ये जो दूसरे नंबर का जो है तार, इसका प्रतिरोध R2 ले लेता हूं, तीसरे नंबर के तार का प्रतिरोध R3 ले लेते हैं, और पहले नंबर के तार का प्रतिरोध R1 है। हमें दिख रहा है कि दूसरा वाला θ2 सबसे कम एंगल बना रहा है, तीसरा वाला जो है वो इससे ज्यादा एंगल बना रहा है θ3, और पहला वाला जो है वो सबसे ज्यादा एंगल बना रहा है जो कि θ1, राइट है। तो यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, दिए गए ग्राफ में θ1 ग्रेटर देन क्या है, θ3 ग्रेटर देन क्या है, θ2। देखो जरा सही लिखा है क्या। और चूंकि आई वर्टिकल एक्सिस पे है तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस उस स्लोप के कोण के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यदि पहले वाले का कोण सबसे ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक, तीसरे के रिस्पेक्ट में, और दूसरे का क्या होगा, सबसे ज्यादा। ढूंढ लीजिए, आपको मैंने कंसेप्ट भी बता दिए और हाथों हाथ मैंने आपको उदाहरण सॉल्व करके आंसर भी बता दिया। तो R1 लेस देन R3 लेस देन क्या होगा, R2, ठीक, R1 लेस देन R3 लेस देन R2। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, V वर्टिकल I हॉरिजॉन्टल देन R प्रोपोर्शनल टू थीटा, एंड I वर्टिकल V हॉरिजॉन्टल देन I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, राइट। और ये डायरेक्टली इस प्रकार से रिलेट करेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, आओ इस पर आते हैं, ठीक। अच्छा ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में भी आप अच्छी बढ़िया स्टडी कर लेना, एटलीस्ट जो है आपको चित्र पता होना चाहिए और फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। सुनिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भी नीचे वाले स्टेटमेंट पढ़िए, अबाउट अ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से संबंधित नीचे वाले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। आओ देखेंगे, पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोथ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंसेज। बोले सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसका अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, दोनों लेंस जो है कैसे होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है भाई। कॉन्वेक्स, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंस कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। फिर बोल रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेलीस्कोप, है ना, इस बार किसकी बात कर रहा है, टेलीस्कोप, दूरदर्शी की बात कर रहा है बच्चों। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ये बोल रहा है कि दूरदर्शी के ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आईपीस लेंस छोटा होता है। जो लेंस बड़ा है उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, ज्यादा। जो लेंस छोटा है उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, कम होगी। तो टेलीस्कोप के लिए दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, भाई दूरदर्शी की क्या बोल रहा है, आवर्धन क्षमता इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बोले दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी आवर्धन क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल सटीक लाइन है ये, याद रखिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, ये अनंत के केस में होता है। टेलीस्कोप में आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एफ ओ बाय एफ ई। बच्चों मैग्निफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी के। यदि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तीसरा बोल रहा है द मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इस बार सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की बात कर रहा है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मैं आपको बता दूं कि माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, सॉरी आईपीस दे रखा है यहाँ पर, गलती से निकल गया है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ, हाँ सॉरी ऑब्जेक्टिव ही है, बराबर सही बोला था मैं। ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी जो है वो कहीं भी न्यूमरेटर में नहीं आती। आप कोई भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, जैसे कहने का मतलब ये है, आओ देखो माइक्रोस्कोप के लिए क्या करते हैं, 1 m बराबर से हम पढ़ते हैं 1 प्लस क्या पढ़ते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ। चेक कर लो आप, इसमें भी क्या आ रहा है, आईपीस की फोकल लेंथ आ रही है, राइट। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ आती ही नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। चूंकि किसकी बात कर रहा है, माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहा है, ठीक।
तो चौथा वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा सही है? तो भाई लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सही है या गलत है, ये मैंने फॉर्मूले के बेसिस पर ही बताए, कंसेप्ट के बेसिस पर ही बताए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 94 के बाद आते हैं 95 पर। ठीक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? अ प्लेनेट हैज द मास m1। भैया एक प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? m1 दे रखा है। अ प्लेनेट ऑफ मास m1, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है? r1 दे रखी है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस कितनी है? 0। भाई एक प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान m1 है, रेडियस r1 है, और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? g है। ठीक है, देखिए क्या करें। वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र होता है gm डिवाइडेड बाय कितना है? r का। यहां से देख करके समझ में आ रहा है कि g डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m डिवाइडेड बाय r के स्क्वायर के। क्लियर है? यदि दो अलग अलग प्लेनेट की बात की जा रही है क्वेश्चन में, तो आप इससे संबंधित दो अलग अलग रेशियो बना लीजिए, जैसे कि g1 डिवाइडेड बाय g2, चूंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m1 बाय m2 हो जाएगा। रेडियस के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर। ये तो मैंने बना दिया रेशियो का फॉर्मूला। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर है? m1 r1 g1 हो जाएगा। ठीक है, देयर इज अनदर प्लेनेट, सेकंड, एक दूसरा प्लेनेट है, whose mass and radius both are 2 times। ये बोल रहे हैं कि एक दूसरा प्लेनेट है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पहले वाले प्लेनेट के रिस्पेक्ट में क्या है? डबल है, दुगनी है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है कि दूसरे वाले का मास मतलब m2 पहले वाले के मास के कितना है? डबल। क्वेश्चन बोल रहा है दूसरे वाले की रेडियस पहले वाले की रेडियस के कितनी है? डबल है। क्वेश्चन बोल रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g2 क्या होना चाहिए? फॉर्मूला आपके सामने, क्वेश्चन रीड करा मैंने, रीड करके डाटा लिखे। सबसे पहला काम यही करना है बच्चों। आप चाहते हो कि इस प्रकार के छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में आपका आंसर करेक्ट आए, तो जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ डाटा लिख करके आप जरूर सॉल्व करिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, चले g1 कितना ले लेते हैं? g1 g2 फाइंड करना है। ठीक, m1 मालूम नहीं है, m2 कितना है? 2 टाइम्स ऑफ m1 है। चलिए 2 टाइम्स ऑफ m1 है मल्टीप्लाइड बाय r2, ये देखिए वैल्यू लिख रखी है 2 टाइम्स ऑफ r1 है। क्योंकि यहाँ पुट करके स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक, फिर क्या करें? r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे ऑलरेडी ऐसे ही रहने दीजिए, कितना हो जाएगा? r1 स्क्वायर। देखिए भाई साहब m1 से m1 कैंसिल आउट, r1 स्क्वायर से r1 स्क्वायर। भाई 2 1 जा और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। तो बच्चों g1 बाय g2 बराबर से क्या आ रहा है? 2। हमें g2 चाहिए, ऊपर ले जाओ, ये नीचे आ जाएगा। तो g2 बराबर से क्या आ जाएगा? g1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2। देखिए सटीक आंसर है, चेक कर लीजिए ऑप्शन में। पहला लिखा है g1 गलत आंसर, 2 g1 गलत है, g1 बाय 2 सी आंसर करेक्ट है, चेक कर लीजिए। राइट, दिस इज द वे फॉर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है फॉर्मूले पर, रिलेशन बना के सॉल्व करना है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 95 के बाद आ जाते हैं 108 पर। डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि ये भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य इनमें से कौन सी है? एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य 0.1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। तो 1 माइक्रोमीटर गलत, मिलीमीटर गलत, सेंटीमीटर गलत, सही उत्तर क्या? एंगस्ट्रॉम। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य इस ऑप्शन के हिसाब से क्या सही है? 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए ग्राफ दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले ग्राफ देख लीजिए। ठीक, ये ग्राफ है। ठीक, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 4 है, ये वेलोसिटी दे रखी है, काय में दे रखी है? मीटर पर सेकंड में। ये टाइम दे रखा है आपको, राइट है। यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार से दे रखा है, ये ग्राफ है, चेक करिए, ये हो गया। ठीक, ये ग्राफ है, राइट है। ठीक, ये हो गया, चेक करिए, ये ग्राफ चेक करिए। ये वैल्यू 8 है और ये वैल्यू 12 है। ठीक है, ये वैल्यू 12, ये 4 है यहाँ पर, ये और 16 है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्यारे बच्चों, वेग समय का ग्राफ दे रखा है, इस प्रकार से है ग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 8 to 12। 8 से 12 सेकंड के अंदर दिए गए ग्राफ में 8 से 12 सेकंड के अंदर हमें एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है, औसत त्वरण फाइंड करना है। चलिए, एक्सेलरेशन क्या होता है?
देखिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं प्यारे बच्चों। एवरेज एक्सेलरेशन का कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एवरेज एक्सेलरेशन विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू डीवी डिवाइडेड बाय dt, और औसत त्वरण बराबर से डीवी मतलब वेग में परिवर्तन। हमें यहां उसमें क्लियर कर दिया है क्वेश्चन कि खाली 8 से 12 सेकंड तक जो भी औसत त्वरण आ रहा वो निकालना है। तो डीवी मतलब वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। तो 12 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो लेंगे और 8 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी वो लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो कि क्लियर कर रहा है 8 से 12 सेकंड तक निकालना है। तो वेलोसिटी 8 सेकंड में जो आएगी वो माइनस वेलोसिटी 4 सेकंड में, सॉरी मैं गलत लिख दिया है मैंने यहाँ पर, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। हमको दे रखा 8 से 12, तो 12 सेकंड में जो वेलोसिटी आ रही है माइनस 8 सेकंड में जो वेलोसिटी आ रही है, भैया हो गई चेंज इन वेलोसिटी। 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय टाइम, क्या 12 सेकंड पे जो टाइम है, तो भाई 12 सेकंड पे टाइम कितना होगा 12 ही होगा, और 8 सेकंड पे टाइम कितना होगा 8 ही होगा, चेक करो। ठीक, अब 12 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, आओ ग्राफ पर आते हैं। ये वेलोसिटी का एक्सिस है। 12 सेकंड, भाई 12 सेकंड, ये रहा 12 सेकंड। 12 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो 12 सेकंड पे वेलोसिटी चेक करिए कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। 12 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ये निकाला एवरेज एक्सेलरेशन। 12 सेकंड पे वेलोसिटी 4 है, माइनस बच्चों 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी, ये रहा 8 सेकंड का टाइम, और 8 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 8 ही दे रखी। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 8 कितना आ जाएगा 4। चलिए एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4 माइनस 8 कितना, -4 कितना है -4। फॉर्मूला ध्यान रखना, कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एवरेज एक्सेलरेशन यही होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और हमको टाइम मेंशन कर रखा है तो हम उस हिसाब से बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, -4 बाय कितना हो जाएगा 4, कैंसल आउट करिए, क्या आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपके कंसेप्ट जो है बच्चों बिल्डअप है, आपके कंसेप्ट यदि सही है, आपने प्रॉपर स्टडी कर रखी है, तो आप देखिए आपका बिल्कुल सटीक आंसर निकल करके आता है। तो फाइनल आंसर विल भी क्या होगा प्यारे बच्चों, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे लगता है कि एकमात्र ऑप्शन है जिसमें -1 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि डी वाला है, और वही हमारा सही उत्तर है, बोले तो डी होता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, बिल्कुल सिस्टमेटिकली कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पर आ जाते हैं। देखिए ये भी हर बार हर पेपर में एनडीए के ऑलमोस्ट ये जो है क्वेश्चन इस तरह का रिपीट होता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है बच्चों 50 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। चूंकि लेंस कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स की मैंने लास्ट पेपर में भी बताया था, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पावर तीनों पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और पावर तीनों पॉजिटिव धनात्मक होती है, और कॉन्केव की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या और शक्ति जो है वो तीनों ऋणात्मक होती है। तो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है तो फोकस पॉजिटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स पावर, वो पूछ रहा है इनमें से इसकी शक्ति क्या होनी चाहिए, पावर पूछ रहा है। अरे रेसिप्रोकल, सेंटीमीटर में 100/f हो जाएगा फॉर्मूला, वैल्यू इक्वेट करिए आंसर आ जाएगा। ये हो गया 100 डिवाइडेड बाय फोकस 50, कितने बार चला गया 2 बार, 2 डायोप्टर। ठीक, काय में आएगा प्लस में, कॉन्वेक्स काय में आएगा प्लस में। पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट, पहला ही ऑप्शन क्या है करेक्ट। ठीक, साइन कन्वेंशन का स्पेशली ध्यान रखिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए इंक्लाइन प्लेन दे रखा है आपको, चित्र देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। इंक्लाइन प्लेन है, ये एक स्फीयर दे रखा है, और ये स्फीयर जो है वो क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है। बच्चों ये एंगल दे रखा है, दिस इज थीटा, राइट है। अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले यहां अंडरलाइन करिए, ये बोल रहा है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। देखिए क्या आना चाहिए दिमाग में, दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। भाई अगर कोई बॉडी क्या करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग कितना, 0। हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान रखिए, पहली लाइन से ही पकड़ करके चलिए, और जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए, राइट है। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, एंड रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। भाई ये बॉल जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन करती हुई किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, रिक्वायरिंग 4 सेकेंड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ का आपको डिस्टेंस दे रखा है, 100 सेंटीमीटर की दूरी क्या कर रही है, कवर कर रही है, जिसमें टाइम कितना लग रहा है बच्चों, उसको 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। दूरी कितनी कवर कर रही है, दूरी कवर कर रही है 100,
सेंटीमीटर की। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा? ये पूछ रहा है कि इन चारों में से थीटा की सही वैल्यू क्या होगी। भाई इस चित्र के लिए इन चारों में से थीटा का कोण का, इंक्लाइन प्लेन के कोण का सही मान क्या होगा? एक बॉल है जो रोल डाउन कर रही है, 100 सेंटीमीटर की दूरी कवर करती है, जिसमें 4 सेकंड लेती है। इंक्लाइन प्लेन के कोण थीटा की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। और भाई साहब इन्होंने जी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1000, और यूनिट भी दे रखी है कितनी? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया, यदि आपको दिखाई नहीं देगा तो यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थीटा फाइंड करना। अब क्या करें भाई? डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, यू भी है, क्या कर सकते हैं? तो देखिए मोशन की इक्वेशन पर जाइए। v मोशन की पहली इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, देखिए मैं कैसे आ रहा है दिमाग में एकदम से कि मोशन की इक्वेशन ही लगेगी। देखिए क्योंकि डिस्टेंस है आपके पास, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी भी ऑलमोस्ट मतलब जीरो ले ली है हमने, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो इंक्लाइन प्लेन का निकाला जा सकता है। तो दूरी है, टाइम है, प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है हमारे पास जो कि यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा कैसे आ जाएगा एक्सेलरेशन निकल करके? देखिए याद करो आप, क्या करते हैं हम जब कोई भी बॉडी रोल डाउन करती है इंक्लाइन प्लेन पर, तो हम हमेशा क्या करते हैं? उसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। अरे भाई किसके कंपोनेंट बनाते हैं प्यारे बच्चों? हम कंपोनेंट बनाते हैं वेट के। किसके बनाते हैं? वेट के। याद करो, मान लो ये बॉल है, ठीक, इस पर इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है? mg sin थीटा काम करेगा। चूंकि ये नीचे की ओर गति कर रही है तो इसके एक्सेलरेशन या त्वरण की दिशा भी किधर होगी? नीचे की ओर। कई बार मैंने क्लास में बताया आपको ये डायग्राम बना करके, राइट है। तो अगर एक्सेलरेशन की दिशा नीचे की ओर है और mg sin थीटा भी किधर काम कर रहा है? नीचे की ओर, तो प्यारे बच्चों फोर्स बराबर से क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए बल क्या है? तो भाई इस दिशा में कार्य कर रही है, घर्षण के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब अगर बॉल रोल डाउन कर रही है तो जिस दिशा में त्वरण काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी पर क्या काम करेगा? फोर्स काम करेगा। ठीक है, चलिए फोर्स की जगह पे क्या करना चाहिए? तो मैंने इस दिशा में कौन सा फोर्स ले लिया है? mg sin थीटा। चेक करिए, ठीक, बराबर से क्या है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। भाई साहब m से m क्या हो गया? कैंसल आउट। देखिए मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, a बराबर से कितना है? g sin थीटा। लेकिन a थोड़ी पूछा है उसने हमसे पूछा है थीटा कितना है। तो क्वेश्चन में g हमारे पास है, यदि हमें थीटा फाइंड करना है तो हमें a की जरूरत है, और a इस ऊपर वाले डाटा से हम फाइंड कर लेंगे। आओ देखो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो कौन सी दूरी दे रखी है, समय दे रखा है, वेग दे रखा है, कौन सी समीकरण का यूज करो? सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि है s बराबर से ut प्लस हाफ क्या करें? at का स्क्वायर। चूंकि प्रारंभिक वेग शून्य हो गया है बच्चों, तो s बराबर से ये पूरी टर्म कितनी? 0, 1/2 क्या कर दूं? a इंटू टी का स्क्वायर। आप एक काम करो, ये जो a लिखा हुआ है a की वैल्यू कितनी है? g sin थीटा, यहां से उठा के यहाँ पुट कर दो। चलिए तो s बराबर से 1/2, a की जगह पे क्या कर दूं? g, ये हो गया कितना? sin थीटा इंटू टी का स्क्वायर। वैल्यू इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। चलिए दूरी कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इजिकल्स टू क्या कर दूं? 1/2। जी का मान कितना? ये लिखा हुआ जी 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1000 मान है जी का। ठीक, साइन थीटा, थीटा निकालना है बच्चों। टाइम कितना है? 4 सेकंड। चूंकि टी का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 हो जाएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 1 जा और 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। प्यारे बच्चों 8 इंटू 10 कितना हो गया? 80। ठीक है, तो 1 बराबर से 80 गुणित क्या आ गया? साइन थीटा। ठीक, 80 को नीचे उतार लो आप, मैं यहां से यहां आ जाता हूं, तो साइन थीटा बराबर से आ गया 1/80। और यदि थीटा चाहिए तो साइन इनवर्स 1/80 हो जाएगा। चेक करिए ऑप्शन, साइन इनवर्स 1/80 हो जाएगा। चेक करिए, तो पहला ऑप्शन साइन इनवर्स 1/9.8 गलत, 1/20 गलत, तीसरा 1/80, साइन इनवर्स 1/80, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चेक करिए, पूरा ऑपरेशन कर दिया है क्वेश्चन का। व्हाट इट क्लियर? ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 112 देखिए, 112 देखिए। ठीक, इसके बाद 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। 112 देखिए क्या बोल रहा है? द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ठीक, एरियल एक्सपांशन जिनको समझ में नहीं आ रहा है, याद रखो बेटा आपने प्रसार पढ़ा था। ठीक, हमने ठोसों के प्रसार पढ़े हैं, एक्सपांशन इन सॉलिड पढ़े हैं, जिसमें 3 प्रकार के एक्सपांशन पढ़े थे, लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन का एक नाम और होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरियल एक्सपांशन। भाई प्रसार 3 प्रकार के पढ़े थे, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। तो ये जो दे रखा है आपको क्षेत्रीय प्रसार के बारे में दे रखा, देखो हिंदी में क्लियर लिखा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक काय से डिनोट करते हैं?
तो बेटा एरियल एक्सपांशन जो कि सुपरफिशियल एक्सपांशन है उसको डिनोट करते हैं बीटा से। चूंकि बीटा की वैल्यू दे रखी है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। द कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन ऑफ अ मटेरियल इज 1.6 इंटू 10 की पावर, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, इधर देखते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -5। बेटा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। Which one of the following gives the value of coefficient of volumetric expansion? आयतन प्रसार गुणांक का मान बताना है। इनमें से कौन सा, यदि बीटा का मान ये है तो इनमें से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन बोले तो गामा की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? प्यारे बच्चों ध्यान रखो, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर से 1 इज टू 2 इज टू 3। ये होता है लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, तीनों के बीच में रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा बराबर से 1 इज टू 2 इज टू 3 है, पर हमें तो बीटा और गामा के बारे में बात की जा रही है। तो याद रखिए गामा बराबर से 3/2 टाइम्स ऑफ क्या होगा, बीटा होगा। क्या होगा, गामा बराबर से 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा। पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, गामा बराबर, ये मैंने बता दिया, इससे निकाल लेना, ये हो जाएगा 3/2, बीटा का मान दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -5। चले 2 बन जा और 2 0.8 टाइम्स, भाई साहब 8 3 जा 24, तो गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर -5। चेक कर लीजिए ऑप्शन, साथ साथ रिलेशन भी ध्यान रखते चलिए। ठीक, दिस इज द आंसर। क्लियर है? चलिए गामा कितना है 2.4, 2.4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक, रिलेशन ध्यान रखिए 1 इज टू 2 इज टू 3, तो गामा बराबर से 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन 113 देखिए, 113 देखिए, सेकंड का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, भाई साहब दो अलग अलग माध्यम है और उनका अपवर्तनांक दे रखा है n1 और क्या दे रखा है n2। ठीक, दो अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक दे रखा है n1 तथा n2, एंड द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन दीज टू मीडियम आर रिस्पेक्टिवली v1 एंड v2। और बोले इन अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग कितना दे रखा है, v1 एंड v2। राइट है। बोले यदि n2 डिवाइडेड बाय n1 का मान है 1.5, यदि n2 डिवाइडेड बाय n1 का मान है 1.5, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। याद रखिए, अपवर्तनांक जो है म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेग के। जिनको नहीं पता वो याद रखना। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट कर रहा है एन से। चलिए तो एन प्रोपोर्शनल टू 1/v। अब बना लो, यदि n2/n1 लिखा हुआ है तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण v1/v2 लिख देंगे। भाई साहब n2/n1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.5, v1/v2 मल्टीप्लाई कर दो, v1 बराबर से 1.5 टाइम्स ऑफ v2। बताओ कहां दिक्कत आ रही है। सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन आ रहे हैं। v1 जो है वो v2 से 1.5 टाइम्स। पहला ऑप्शन v1 इज 1.5 टाइम्स ऑफ v2, भाई पहला ही करेक्ट है, चेक कर लीजिए। v1 जो है 1.5 टाइम्स ऑफ v2। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक, 120। ठीक, दो क्वेश्चन और हैं, आओ कर लेते हैं फटाक से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, समतल दर्पण के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। समतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज की इमेज बनाता है। याद रखिए, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज। इट्स फोकल लेंथ इज 0, गलत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसने कहा आपको। बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, नहीं, बिल्कुल समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। द इमेज इज वर्चुअल, हाँ वर्चुअल तो होती है, इरेक्ट भी होती है और लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल। हमारा राइट मिरर के अंदर क्या होगा, लेफ्ट दिखाई देगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक, देखिए यह आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, सीधा भी होता है और लेटरली इन्वर्टेड मतलब पार्श्वतः उल्टा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट। फोकल लेंथ इज 200, अरे कहां से पता पड़ रही है, अभी तो बताया था ऊपर। फोकस दूरी अनंत होती है भाई, कहां 200, गलत आंसर है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, अगेन फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स। क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। बोलिए उत्तल दर्पण है
और कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने एक रखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। किसकी बात कर रहा है भैया, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, लेंस नहीं है, उत्तल दर्पण, राइट। चलिए, अच्छा उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण भी, प्यारे बच्चों ध्यान रखो, उत्तल दर्पण हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, और बनने वाली इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। उत्तल दर्पण याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से बनाई थी मैं, याद करिए, ठीक, इस प्रकार से बनाई थी मैं, याद करिए, ठीक, यहां बनेगी इमेज, फोकस के और पोल के बीच में बनती, याद आया कि नहीं आया, ठीक। तो वस्तु से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही उत्तर बताना है। इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, ये कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। हाँ, तो पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ये तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। द इमेज मूव टुवर्ड द फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड द मिरर, बेटा ध्यान रखो, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव करेगा, बनने वाला प्रतिबिंब फोकस के और पोल के मध्य ही बनेगा, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, द इमेज कैन बी इन्वर्टेड एंड रियल, अभी बात हुई थी। इट कैन नेवर फॉर्म अ इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ये कभी भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो बच्चों सी वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। द साइज ऑफ इमेज बिकम्स लार्जर, गलत, बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो देखिए ये तीन बड़े बड़े आंसर गलत हो गए, कई बार ऐसा भी होता है बड़ा छोटा आंसर होता है, राइट है। तो इट विल नेवर फॉर्म, ठीक, एन इन्वर्टेड इमेज। तो 121 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, एक वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या आर है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन है, ठीक। कैरीज अ स्टेडी करंट आई, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। वृत्तीय कुंडली है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, एन। फिर वही बात, वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बी बराबर से म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, सूत्र मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज 0.1, चुंबकीय क्षेत्र का भी मान दे रखा है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का भी मान दे रखा है। देखिए इसको ऐसा कर लेते हैं हम, R1 बराबर से R है, N1 बराबर से N है, तो B1 बराबर से कितना दे रखा है, 0.1 टेस्ला दे रखा है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न इज डबल, वो बोल रहा है यदि फेरों की संख्या कितनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए। चलिए अब दूसरे टर्म पर आते हैं, मतलब N2 2 टाइम्स कर दिया जाए N1 के, एंड द रेडियस इज हाफ, और बोले यदि त्रिज्या कितनी कर दी जाए, आधी, तो दूसरे टर्म में रेडियस पहले के सापेक्ष में कितनी कर दी है, आधी कर दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट वैल्यू फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, बोले अब इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। क्लियर, बना लो फॉर्मूला। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2r, ठीक। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। चूंकि फेरों की संख्या त्रिज्या की बात कर रहा है, तो b प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, n बाय r, वही हमारा तरीका जो हम हर बार यूज करते हैं, राइट है। बना लीजिए दो रिलेशन, तो ये हो जाएगा b1 बाय b2 बराबर से n1 बाय कितना है, n2, चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और r2 बाय कितना है, r1, वैल्यू इक्वेट करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यू इक्वेट करते हैं बच्चों, n1 कितना नहीं मालूम, n1 ही ले लीजिए, n2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ n1 है, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ n1। बच्चों r2 कितना है नहीं पता है, हाँ अच्छा दे रखा है r1 बाय 2, r1 बाय 2, r1 कितना है नहीं पता, r1 हो जाएगा। बच्चों n1 से n1 कट गया, r1 से r1 कट गया, 2 टू जा कितना आ गया 4, तो ये 1 बाय 4 आ गया। भाई किसकी वैल्यू है 1 बाय 4, b1 बाय b2 की वैल्यू है। अच्छा b1 दे रखा है क्या, देखो यहाँ पर b1 की वैल्यू है 0.1, तो b1 की जगह पे क्या लिख देंगे 0.1 डिवाइडेड बाय b2। अब प्यारे बच्चों ये b 0.1 यदि भाई चूंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो b2 इंटू 1 कितना हो गया b2, और 0.1 इंटू 4 कितना हो गया 0.4, चेक करो b2 बराबर से क्या आ गया 0.4। तो न्यूमेरिकल में तो सिर्फ फॉर्मूला का ही काम, बाकी किसी का भी नहीं। सो द वैल्यू ऑफ b2 विल बी इक्वल्स टू 0.4, और सही उत्तर सी नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा सही उत्तर सी। तो बच्चों ये था आपका 2018 का सेकंड पेपर, मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा 2017 का फर्स्ट पेपर, राइट है।
सादे, सिंपल और आसान भाषा में। देखिए यदि वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो 1 मिनट रुकिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपके जो साथी हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनको जरूरत है तो जरूर आप उनको दीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक, याद से जरूर सब्सक्राइब करिए, जरूर लाइक करिए। चलिए, जय हिंद।